अन्यत्र भेजे जाने वाले फोटो एक बड़े बेलन पर चिपका दिए जाते हैं। यह बेलन 60 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से घूमता है। साथ ही प्रति इंच 100 रेखाएं भी गतिशील करता है। प्रकाश का एक केंद्रित पुंज उस फोटो पर डाला जाता है। परावर्तित प्रकाश एक लेंस की सहायता से प्रकाश कोशिका पर केंद्रित होता है। यहाँ प्रकाश की विविधता विविध विद्युत कंपनों में बदल जाती है। रंगों के उतार चढ़ाव के हिसाब से इन विद्युत कंपनों में अंतर हो जाता है। सफेद रंग के लिए 1500 साइकिल, काले रंग के लिए 2300, भूरे रंग के लिए 800 साइकिल प्रति सेकंड आवृत्ति होती है। अब इन कंपनों को रेडियो संचार प्रणाली के द्वारा विश्व के किसी भी कोने पर भेज दिया जा सकता है। जहां इन चित्रों को पकड़ा जाता है वहां भी रेडियो ध्वनि ग्रहण करने जैसे यंत्र लगे रहते हैं। वे यंत्र उन विद्युत कंपनों को पकड़कर उन्हें चित्र रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। अपने देश में ऐसे 24 से अधिक रेडियो फोटो चैनल है जिनका संबंध संसार के 34 प्रमुख देशों से है। इस संचार उपग्रह पद्धति की रूसी प्रणाली डार्विटा कहलाती है। अमेरिका की अपनी प्रणाली है। सन 1966 से लेकर सन 1980 तक अमेरिका ने लगभग 600 से अधिक अंतरिक्ष यान छोड़े, जिनमें से 550 से अधिक अभी भी पृथ्वी की विभिन्न कक्षाओं में घूम रहे हैं। रूस से हर साल 50 और 100 के बीच में इस प्रकार के उपग्रह भेजे जाते रहे हैं। यह कृत्रिम अंतरिक्ष उपग्रह मौसम शोध से लेकर खगोलीय परिस्थितियों की जानकारी अपने मूल केंद्र को भेजते रहते हैं। ऐसे ही उपग्रह इस रेडियो फोटो संचार पद्धति को संचालित रखने में सहायता करते हैं। इस इंटेलसाट उपग्रह पद्धति का विकास करके शब्द संचार की तरह चित्र संचार की सुविधा भी सरल बनाई जा सकती है और हम घर बैठे विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं को सिनेमा के पर्दे पर देखी जाने वाली फिल्मों की तरह प्रत्यक्ष देख सकते हैं। टेलीविजन में अभी जो छोटे दायरे से ही काम करने की कठिनाई है वह भी इस प्रणाली में दूर की जा सकती है। यह दूरदर्शन का कार्य टेलीविजन यंत्र करते हैं। चित्रों को दूर तक भेजने वाली यह रेडियो फोटोग्राफी भी काम में आ रही है। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप आदि सूक्ष्मदर्शी और सुदूरदर्शी यंत्र भी नेत्र शक्ति की समीपता को बढ़ाकर विस्तृत और व्यापक बनाते हैं। यह साधन जिनके पास है वे इन यंत्रों की मर्यादा के अनुरूप काम उठा लेते हैं। भगवान का दिया हुआ एक ऐसा ही यंत्र मनुष्य के पास भी है जिसे दृष्टिवर्धन के अद्यावधि आविष्कारों की सम्मिलित उपलब्धियों से भी कहीं अधिक समर्थ और व्यापक कहा जा सकता है। न इसे खरीदना पड़ता है और न इसके संचालन की कोई बड़ी शिक्षा लेनी पड़ती है। भ्रूमध्य भाग में अवस्थित आज्ञा चक्र अपना तीसरा नेत्र है। इसे खोलने की साधना करने से वह अंतर ज्योति विकसित हो सकती है जिसके माध्यम से लोक लोकांतरों को, भूगर्भ को, पंचभौतिक परिस्थितियों को देखा और समझा जा सके। इतना ही नहीं, इस तीसरे नेत्र में वह शक्ति भी है कि जीवित प्राणियों की मनः स्थिति, भावना, कल्पना, योजना, इच्छा, आस्था एवं प्रकृति को भी समझा जा सके। इस आज्ञा चक्रों को विकसित करने की साधना हमें दृष्टि की प्रखरता और व्यापकता का अनुपम उपहार दे सकती है। यह उपहार न केवल वर्तमान का ही परिचय प्राप्त करने में समर्थ है, वरन चिर अतीत में जो घटित हो चुका और निकट भविष्य में जो होने जा रहा है उसका पूर्वाभास भी जाना जा सकता है। आज्ञा चक्र शिव और पार्वती के चित्रों में उनका एक पौराणिक तीसरा नेत्र भी दिखाया जाता है। कथा के अनुसार शंकर भगवान ने इसी नेत्र को खोलकर उसमें से निकलने वाली अग्नि से कामदेव को भस्म किया था। यह दिव्य दृष्टि का केंद्र है। इससे
टेलीविजन जैसा कार्य लिया जा सकता है। दूरदर्शन का दिव्य यंत्र यही लगा हुआ है। महाभारत के सारे दृश्य संजय ने इसी माध्यम से देखे और धृतराष्ट्र को सुनाए। चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध प्रणय इस दिव्य दर्शन का ही परिणाम था। यह तीसरा नेत्र अति प्रभावशाली है। इससे दूरदर्शन ही नहीं, अदृश्य और प्रत्यक्ष भी देखा समझा जा सकता है। एक्सरे की किरणें जिस तरह ठोस पदार्थों में होकर भी पार चली जाती है और आंखों से न दिख पड़ने वाली वस्तुओं के भी चित्र खींचती है, उसी प्रकार यह आज्ञा चक्र का कैमरा अदृश्य को देख सकता है। इसके माध्यम से न केवल पदार्थों को देखने का प्रयोजन पूरा होता है, वरन जीवित प्राणियों की मनः स्थिति को समझना भी संभव होता है। देखने समझने से ही बात पूरी नहीं होती। आज्ञा चक्र की क्षमता इससे भी आगे है। वह दूसरों को प्रभावित परिवर्तित भी कर सकती है। मैस्मेरिज्म हिप्नोटिज्म में इसी दिव्य क्षमता को स्थूल नेत्रों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। यह आज्ञा चक्र और कुछ नहीं, पर्याप्त मात्रा में अर्जित प्राणों को कपाल के मध्य पर्दे पर भूमध्य में केंद्रित करना और फिर उसके निक्षेप द्वारा तरह तरह की जानकारियां एकत्र कर लेना है। यह उक्त विज्ञान की तरह ही नितांत प्रायोगिक तथ्य है, मात्र कल्पना या अतिरंजन नहीं। विचार संप्रेषण विज्ञान। विचार एक प्रकार से प्राणों पर सवार विद्युत चुंबकीय स्पंदन ही है। गायत्री उपासकों को कई बार अपने स्वजनों से ऐसे संदेश अनायास मिलते देखे गए हैं जिन्हें मानो बेतार के तार द्वारा संप्रेषित किया गया हो। गायत्री जप और कुछ नहीं, प्राणों के संचय की ही साधना है। विश्व प्राणों की इतनी मात्रा अपने में भरी जा सकती है जो ठीक ट्रांसमीटर का कार्य करने लगे। अगले अध्यायों में इस साधना के स्वरूप पर प्रकाश डाला जा रहा है। संक्षेप में यह समझ लेना आवश्यक है कि विचारों की तीक्ष्णता या निर्बलता और कुछ नहीं, प्राणों का ही अल्प या अत्यधिक होना है। शरीर में काम करने वाली विद्युत शक्ति से ही दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलाप पूरे होते हैं। इस संयंत्र के विभिन्न कलपुर्जे इसी शक्ति से प्रेरित होकर अपने अपने काम करते हैं। इसकी अधिक मात्रा उत्पन्न की जा सके तो उसका लाभ दूसरों को भी दिया जा सकता है। धनदान, रक्तदान, अंगदान आदि के द्वारा एक मनुष्य दूसरे को लाभान्वित कर सकता है। ठीक इसी प्रकार प्राणदान भी संभव हो सकता है। अपनी जीवनी शक्ति का एक अंश दूसरों को देकर उनमें नव जीवन का संचार अमुक मात्रा में किया जा सकता है। मैस्मेरिज्म विद्या द्वारा शारीरिक और मानसिक चिकित्सा की जाती है और उसका लाभ औषधि उपचार से कम नहीं वरन अधिक ही मिलता है। मनुष्य शरीर में रहने वाली विद्युत शक्ति का परिचय अब साधारण यंत्र उपकरणों से जांचा परखा जा सकता है। वह एक अच्छा खासा जनरेटर है। किसी किसी में तो अनायास ही यह विद्युत प्रवाह बढ़ी चढ़ी मात्रा में होता है। कई उसे प्रयत्न पूर्वक बढ़ा सकते हैं। बिजली से अनेकों प्रकार के प्रयोजन पूरे होते हैं। उसका उपयोग करके कई तरह के उपकरण क्रियाशील होते और लाभ देते हैं। शरीरगत विद्युत से संपर्क क्षेत्र को किसी विशेष दिशा में उत्तेजित किया जा सकता है। किन्हीं व्यक्तियों को प्रभावित करके उनके चिंतन एवं चरित्र को मोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्हें स्वास्थ्य, बल, ज्ञान, पराक्रम जैसी विभूतियों से लाभान्वित किया जा सकता है। सूक्ष्म जगत में काम कर रही शक्तियां स्थूल पदार्थों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, इसके उदाहरण आए दिन दिखते हैं। आकाश में उष्णता बढ़ते ही हमारे बर्तन गर्म और ठंडक का मौसम आते ही वे ठंडे रहने लगते हैं। वर्षा ऋतु में हवा की नमी मात्र से घास पात में हरियाली दौड़ जाती है। रेडियो और टेलीविजन के उपकरण अंतरिक्ष में चल रहे सूक्ष्म प्रवाहों से प्रभावित होते और अपने काम करते देखे जाते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर मनोबल की शक्ति तरंगे
आकाश में उड़ाई जा सकती है और उससे निकटवर्ती एवं दूरवर्ती व्यक्तियों तथा पदार्थों को प्रभावित किया जा सकता है। मनुष्यों एवं प्राणियों की तरह ही मनोबल के द्वारा पदार्थों को भी प्रभावित किया जा सकता है। उन्हें हटाया, उठाया, हिलाया, गिराया जा सकता है। उनमें अन्य प्रकार की हलचलें एवं विशेषताएं पैदा की जा सकती हैं। उनका स्वरूप तक बदला जा सकता है और गुण भी। आग और बिजली की सहायता से पदार्थों के आकार प्रकार में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा मनोबल के उपयोग से भी संभव है। कई चमत्कार प्रदर्शनों में ऐसी घटनाएं प्रयत्न पूर्वक प्रत्यक्ष की जाती है जिनमें मनोबल ने जड़ पदार्थों में अस्वाभाविक हलचलें पैदा कर दी अथवा उनके सामान्य क्रियाकलाप को अवरुद्ध कर दिया। बिना प्रदर्शन के भी ऐसे घटनाक्रम सामान्य जीवन क्रम में भी घटित होते रहते हैं, जिनमें व्यक्ति विशेष के संपर्क अथवा संकल्प के कारण वस्तुओं के स्वरूप एवं क्रियाकलाप में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। विद्युत प्रवाह की तरह ही यदि मनोबल को भी एक शक्ति धारा माना जा सके तो फिर उसके द्वारा संपन्न होने वाले क्रियाकलापों को भी आश्चर्यजनक नहीं वरन सामान्य ही माना जाएगा। आग और गर्मी का अंतर स्पष्ट है। आग प्रत्यक्ष है, स्थूल है, इसलिए उसे आंखों से देखा जा सकता है और इधर से उधर हटाया, जलाया, बुझाया जा सकता है। गर्मी सूक्ष्म है, व्यापक है, इसलिए उसे अनुभव तो किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। उसे हम पकड़ भी नहीं सकते और न धकेल सकते हैं। अधिक से अधिक कूलर आदि के द्वारा अपना कमरा ठंडा रख सकते हैं पर गर्मी की ऋतु ही बदल देना संभव नहीं। आग स्थूल है, इसलिए उसे जलाया भी जा सकता है और बुझाया भी। बिजली, भाप एवं ईंधन आदि के माध्यम से उत्पन्न होने वाली शक्ति का प्रत्यक्ष प्रयोग रोज ही होता है, इसलिए उसे हम सहज ही पहचानते हैं। मनोबल का सामान्य प्रयोग एक दूसरे को प्रभावित करने भर में होता है, पर यदि उसे विकसित एवं व्यवस्थित स्थिति में किसी विशेष लक्ष्य के लिए प्रयुक्त किया जा सके तो प्रतीत होगा कि वह भी कितना शक्तिशाली है। उसके आधार पर व्यक्ति को ही नहीं पदार्थों और परिस्थितियों को भी प्रभावित किया जा सकता है। अलेक्जेंडर राल्फ ने द पावर ऑफ माइंड नामक पुस्तक में विभिन्न प्रमाण देते हुए लिखा है, प्रगाढ़ ध्यान शक्ति द्वारा एकाग्र मानव मन शरीर के बाहर स्थित सजीव एवं निर्जीव पदार्थों पर भी इच्छानुकूल प्रभाव डाल सकता है। राल्फ का कहना है कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि इच्छा शक्ति द्वारा स्थूल जगत पर नियंत्रण संभव है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन के निर्माण की प्रक्रिया में ज्ञात तथ्यों द्वारा वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अचेतन मन एक सशक्त कंप्यूटर की तरह कार्य करता है और जिस तरह एक कंप्यूटर की गई फीडिंग के अनुसार ही क्रियाशील होता है, उसी तरह अवचेतन भी अपना आहार हमारे विचारों तथा संकल्पों से प्राप्त करता है। इस तरह अवचेतन की दिशा मनुष्य की इच्छाओं से ही प्रभावित होती है। स्पष्ट है कि इस अवचेतन पर व्यक्ति प्रयास द्वारा पूर्ण नियंत्रण पा सकता है और तब सभी अलौकिक लगने वाले काम कर सकता है। व्यक्ति स्वयं अपना विद्युत चुंबकीय बल क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र विकसित कर सकता है, ऐसा वैज्ञानिक मानने तो लगे, पर उसका आधार एवं प्रक्रिया अभी तक नहीं जान पाए हैं। मनुष्य चलता फिरता बिजली घर है। उसका भीतरी समस्त क्रियाकलाप स्नायु जाल में निरंतर बहते रहने वाले विद्युत प्रवाह से ही संपादित होता है। बाह्य जीवन में ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा जो विभिन्न प्रकार की हलचलें होती है, उनमें खर्च होने वाली ऊर्जा वस्तुतः मानवीय विद्युत शक्ति ही होती है। रक्त जैसे रासायनिक पदार्थ तो मात्र उसके निर्माण में ईंधन भर का काम देते हैं। रूसी सेना की सार्जेंट नेलिया मिखाइलोवा अपनी इच्छा शक्ति से स्थिर रखे जड़ पात्रों को गतिशील कर देती है, चलती घड़ी को रोक सकती है और पुनः चला सकती है। उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले इन चमत्कारों को
वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा प्रामाणिक ठहराया जा चुका है। शक्ति के बिजली, भाप, तेल जैसे साधनों में भी अब विचार शक्ति को भी स्थान मिलने जा रहा है। अध्यात्म शास्त्र में तो आरंभ से ही विचारों को ऐसा समर्थ तत्व माना गया है जो न केवल अपने उद्गमकर्ता को वरन पूरे संपर्क क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, उससे दूरवर्ती एवं अपरिचित प्राणियों तथा पदार्थों तक को प्रभावित किया जा सकता है। टेलीपैथी के एक प्रयोगकर्ता इंग्लैंड के A.N. क्रीरी ने बहुत समय तक यह प्रयोग चलाया कि बंद कमरे में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त की जाए। इस प्रयोग में एक महिला अधिक दिव्य दृष्टि संपन्न सिद्ध हुई। क्रीरी ने अपने प्रयोग की सच्चाई जानने के लिए अनेक प्रामाणिक व्यक्तियों से अनुरोध किया। जांचने वाले में डबलिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सर विलियम वैरट, इंग्लैंड की सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के प्रधान प्रोफेसर सिजविग जैसे मूर्धन्य लोग थे। उन्होंने कई तरह से उलट पुलट कर इन प्रयोगों को देखा और उन प्रयोगों के पीछे निहित सच्चाई को स्वीकारा। इन प्रयोगों की जांच का विवरण विचार संप्रेषण समिति ने प्रकाशित किया है।